मैं आपको बता रहा था कि पैराग्राफ लिखने के लिए आपको सबसे पहले टॉपिक सेंटेंस का पता होना चाहिए, जो कि मेन थीम ऑफ द पैराग्राफ होती है। उसके बाद उसको सपोर्टिंग डिटेल्स के थ्रू सपोर्ट करना है। सच एज आप लिखते हैं कि करप्शन इज कॉज ऑफ ऑल इविल्स, सब बुराइयां जो हैं वो उनकी जड़ करप्शन से मतलब आती है। तो उसका आप एग्जांपल उसको सपोर्टिंग सिंपली ये क्या हो गया, टॉपिक सेंटेंस। आप इसको फर्दर डेलिब्रेट करना चाहते हैं सपोर्टिंग डिटेल्स के थ्रू, कि सच एज जो भी क्राइम कमिट होते हैं, थेफ्ट होती है या कुछ भी होता है, वो इन्हीं वजह से होती है कि लोग या आपके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ब्राइब मांगते हैं, उसको क्या करते हैं फिर वो आगे मतलब काम करने के लिए या कोई इलीगल काम करने के लिए, इलीगल को लीगल करने के लिए, लीगल को इलीगल करने के लिए, मतलब ऐसे किस्म के जो काम करते हैं, तो उसके लिए करप्शन होती है। अब फर्दर इलेस्ट्रेशन आप इसको, मैंने सपोर्टिंग डिटेल में ये बता दिया कि थेफ्ट होती है या कोई क्राइम कमिट होता है, तो उसको पुलिस मतलब क्या कहते हैं मतलब खाने के लिए या खराब करने के लिए आपसे पैसे लेके उसकी इन्वेस्टिगेशन खराब कर देती है या आपके सबूत मिटा देती है। तो वो सारी चीज़ें इसमें कवर अप हो जाती हैं। तो उसकी इलस्ट्रेशन कैसे देंगे कि फलां आर्टिकल में भी ये चीज़ पब्लिश हो चुकी है, फलां ऑर्गेनाइजेशन ने भी ये चीज़ मेंशन की हुई है, कि मतलब ये जो मेरी आवाज़ सबको क्लियर सुनाई दे रही है? एक स्टूडेंट का मैसेज आया है कि आवाज़ सही नहीं आ रही। उमैमा अजान, काइंडली लेट मी नो। अजान बेटा। ऑल राइट। तो आवाज़ क्लियर है बेटा? आपके पास नेट का इशू है, इस वजह से आपके तरफ आवाज़ शायद क्लियर नहीं आ रही। सो लेट्स गो टू अनदर स्लाइड। हाँ, इसमें एक चीज नोट करने की है पैराग्राफ में, सीरीज ऑफ सेंटेंस शुड हैव यूनिटी एंड कोहेरेंस। आपने ये क्या करना है, लाजमी माइंड में रखना है कि सीरीज ऑफ सेंटेंस जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए, प्लस में एक चीज दूसरी चीज को सपोर्ट कर रही हो। अदरवाइज ये चीज आपकी प्रॉपर ऐसे में फॉल नहीं करे, सॉरी, पैराग्राफ को मतलब एक बेहतर पैराग्राफ नहीं बना सकती। यूनिटी होगी तो कोहेरेंस होगी। अब मैं आपको फर्दर जाके यूनिटी और कोहेरेंस का डिफरेंस भी बता देता हूँ, आगे स्लाइड्स में मेंशन किया हुआ है मैंने। मैंने आपके साथ बात की थी टॉपिक सेंटेंस की। टॉपिक सेंटेंस है क्या? द मेन आइडिया ऑफ ईच पैराग्राफ इज स्टेटेड इन अ टॉपिक सेंटेंस दैट शोज हाउ द आइडिया रिलेट्स टू द थीसिस। मैंने थीसिस स्टेटमेंट की भी बात की थी, वो भी आगे जाके मैं टॉपिक में क्लियर करता हूँ कि मतलब थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है। जनरली द टॉपिक सेंटेंस इज प्लेस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ पैराग्राफ, but the location and the placement may vary according to individual organization and audience expectation. Topic sentence often serve as transition between the paragraph. ट्रांजेक्शन बेसिकली क्या होती है, कनेक्शन को कहते हैं, लिंक कहते हैं। इसके लिए वर्ड हम यूज करते रहते हैं, इन ऑर्डर टू, हाउ एवर, इन एडिशन टू, वो भी आगे मैंने मेंशन किया हुआ है, आगे वाली स्लाइड में आपको बता देता हूँ। बेसिकली टॉपिक सेंटेंस यही होता है कि मेन थीम ऑफ योर पैराग्राफ इज कंटेंट इन वन सेंटेंस, उसको हम टॉपिक सेंटेंस कहते हैं। सपोर्टिंग डिटेल्स। सपोर्टिंग डिटेल्स क्या है? सपोर्टिंग डिटेल्स elaborate upon the topic sentence and thesis statement. Supporting details should be drawn from variety of sources सच एज एक्सपर्ट ओपिनियन। मैंने आपको मिसाल दिया कि फलां ऑर्गेनाइजेशन ने ये चीज़ की हुई थी, ऑब्वियसली हो सकता है वो एक्सपर्ट ओपिनियन भी हो सकता है, या किसी बंदा है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, उसकी उस पर गिरे पे, सच एज हम साइकोलॉजिस्ट की समटाइम मतलब किसी जब एविडेंस वगैरह हो रही होती है कोर्ट में या किसी बंदे का इशू होता है, तो हम एक्सपर्ट ओपिनियन बुला लेते हैं। राइटिंग एक्सपर्ट्स होते हैं, फैक्ट एंड स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं कि मतलब कौन सी सर्वे की गई थी, उसका क्या रीजन आया था। ये चीज़ें सारी सपोर्टिंग डिटेल एंड इसमें आती है इलस्ट्रेशन में। पर्सनल एक्सपीरियंस भी इसमें फॉल कर जाता है। अदर एक्सपीरियंसेस, ब्रीफ स्टोरीज, रिसर्च स्टडीज, योर ओन पर्सनल एनालिसिस।
जो आप सोसाइटी में देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, परसीव करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, वो भी जब आपने लिखनी होगी तो वो किस में लिखनी होगी? सपोर्टिंग डिटेल और इलस्ट्रेशन में। सपोर्टिंग डिटेल में आप लिखेंगे कि करप्शन इज कॉज ऑफ ऑल इविल्स, तो आप लिखेंगे कि जब ट्रैफिक वार्डन, मतलब आप सिग्नल वायलेट करते हो तो ट्रैफिक वार्डन आपको मजबूर करता है, इंटिमिडेट करता है कि आप उसको रिश्वत दें, अदरवाइज वो क्या करेगा? आपको डबल चालान कर देगा। तो ये चीजें भी इसमें ही फॉल कर जाती हैं, सपोर्टिंग डिटेल और इलस्ट्रेशन में। प्लस में इंटरव्यू वाला, ये ऑब्वियसली रिसर्च का पार्ट है, और रिसर्च में इंटरव्यू एक सब मेथड्स है जिसके तरह, जिसके थ्रू हम रिसर्च कंडक्ट करते हैं। उसके बाद लास्ट पे आ जाते हैं हम कंक्लूडिंग सेंटेंस पे। ईच पैराग्राफ शुड एंड विथ अ फाइनल स्टेटमेंट दैट ब्रिंग्स टुगेदर द आइडियाज brought up in the paragraph. Sometimes it can serve as transition to the next paragraph. कंक्लूडिंग सेंटेंस का मतलब ये होता है कि आप अपना जो ऊपर सारी चीजें, इलस्ट्रेशन, सपोर्टिंग डिटेल्स, टॉपिक सेंटेंस, थीसिस स्टेटमेंट, जो भी चीजें लिख के आए उसको एक लाइन में आप कंक्लूड कर रहे हैं, सच एज करप्शन इज कॉज ऑफ ऑल इविल्स। उसके मैंने आपको फर्दर एग्जांपल दिए, उसको आप जस्टिफाई कर रहे हो, तो लास्ट में कहोगे कि करप्शन ये मतलब है, काज ऑफ ऑल इविल है। वो क्यों है? बिकॉज द लेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, लेक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, लेक ऑफ टेक ओवर द डिपार्टमेंट्स, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, या मतलब इल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। वो सारे जब आप रीजन मेंशन कर देंगे तो वो ऑब्वियसली किस में फॉल करेंगे? आपके इसमें फॉल कर जाएंगे कंक्लूडिंग सेंटेंस में। सो लेट्स गो टू नेक्स्ट स्लाइड। इसमें मैंने नोट लिखा हुआ है, यूनिटी इज द कंटिन्यूटी ऑफ सिंगल आइडिया द थीसिस थ्रू आउट द एसे। आप जिस पॉइंट पे चल रहे हैं आपने उसी को सपोर्ट करते रहना है, उसी पे मुत्तफिक रहना है। अब कोहेरेंस का मतलब क्या होता है? एक पॉइंट दूसरे पॉइंट को सपोर्ट कर रही हो। यूनिटी का मतलब क्या बताया मैंने आपको? सिंगल आइडिया को आपने मेंटेन करना है। बट कोहेरेंस का मैंने आपको क्या बताया? कोहेरेंस का मतलब ये है कि आप उस चीज को कोहेरेंसली फॉलो अप करते जा रहे हो, एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस को सपोर्ट कर रहा हो, लॉजिकल प्रोग्रेस चली जा रही हो, तो वो चीजें कोहेरेंस में फॉल कर जाती हैं। सो लेट्स कम टू नेक्स्ट स्लाइड। तो मैं आपके लिए ये एग्जांपल लेके आया हूँ। बेसिकली इसका टॉपिक है चाइल्डहुड अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, एडीडी जिसको कहा जाता है। बेसिकली इसका सिंपली आपको बता दूं कि बच्चों का जो चाइल्डहुड में मतलब अटेंशन नहीं देते किसी भी चीज़ पे, उसके बारे में है। इसमें मैं आपको बताता हूँ कि टॉपिक सेंटेंस कौन सा है, सपोर्टिंग डिटेल्स कौन सी है, और कंक्लूडिंग सेंटेंस कौन सा है। इसमें कहता है द रूट कॉज ऑफ चाइल्डहुड अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर is difficult to determine since many biological, genetics and environmental factors may contribute। ये बेसिकली इसको टॉपिक सेंटेंस है, या इसको आप जब ऐसे में देखेंगे तो ये थीसिस स्टेटमेंट कहलाएगी। जब आप पैराग्राफ में देखेंगे तो ये क्या कहेगा? इसको हम टॉपिक सेंटेंस कहेंगे। अब इसको सपोर्ट कैसे किया जाए? कहता है कि चाइल्डहुड अटेंशन डिफिसिट डिसऑर्डर जो है वो डिफिकल्ट है, इसको हम जनरली डिटरमाइन नहीं कर सकते, क्योंकि वेरियस फैक्टर इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, जो कि बायोलॉजिकल हैं, जेनेटिक हैं, और इन्वायरमेंट फैक्टर भी इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। अब उसको सपोर्ट कैसे कर रहा है आप देखें। वाइल जेनेटिक्स कैन हेल्प एक्सप्लेन द प्रिवलेंस ऑफ एडीडी इन चिल्ड्रन एंड फैमिलीज, they do not necessarily explain its cause. Environmental factors such as social interaction, attachment, and other factors can also play a huge role in the development of ADD, but are not necessarily its roots. According to Garamond, research suggests that the genetic and environmental interactions may both be important in conditioning the risk of ADD as well as its severity and progression. In last, this is the concluding sentence. In the classic question of nature versus nature, in this case, the answer appears to be the both. अब पहले वो क्या कर रहा है? अपनी थीसिस स्टेटमेंट दे रहा है। लास्ट में उसको क्या कर रहा है? वो उसको कंक्लूड कर रहा है, सॉरी, सपोर्टिंग डिटेल के थ्रू आपको बता रहा है कि इसकी ये चीजें हैं।
इसके ये मतलब जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी है, फैमिली के टर्म्स एंड कंडीशंस भी हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं। वो आपको बता रहा है सोशल इंटरेक्शन के थ्रू हो सकती है, अटैचमेंट के थ्रू होती है, अदर फैक्टर्स भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। बट फर्दर आपको क्या कहता है, रिसर्च भी यही सजेस्ट करती है कि एनवायरमेंट इंटरेक्शन भी इस पे इफेक्टिव हैं। बट जब वो लास्ट में कंक्लूड करने पे आता है तो वही कहता है कि इसके जो रीजंस हैं वो दोनों हैं, जो ऊपर उसने मेंशन किए गए हैं, जेनेटिक भी है, एनवायरमेंटल भी है, दोनों इसमें फॉल कर जाते हैं कि मतलब इसके रीजन हैं। मतलब ये लास्ट में उसने कंक्लूड किया हुआ है। होप you understood the idea of topic sentence, supporting detail, and concluding sentence. May I go ahead, or I should define you more? Dear students, kindly let me know. May I proceed, or should I further elaborate? It's okay, I got it. So मैंने आपको सारी चीजें क्लियर कराई थी। ये वन स्लाइड में मैं आपको बताने जा रहा हूँ इन अ नट शेल कि आपको पैराग्राफ या ऐसे जो है वो कैसे लिखना है। अब पैराग्राफ में पहली चीज तो ये आपने टॉपिक सेंटेंस देख लिया। टॉपिक सेंटेंस सच एज थीसिस स्टेटमेंट, जिसको हम ऐसे में कहेंगे थीसिस स्टेटमेंट, जो मेन स्टेटमेंट है जिसपे हमारा सारा ऐसे बेस कहता है, वो आपको मैंने दिखा भी दी प्लस में पढ़ा भी दी। अभी फर्दर में जब आपको एग्जांपल पे आ रहा हूँ, इंपॉर्टेंट ऐसे भी मैंने लिखे हुए हैं इसमें, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आप लोगों के लिए मैंने इसमें मेंशन किए हुए हैं। तो मैं उसमें भी आपको बता देता हूँ कि कौन सी थीसिस स्टेटमेंट है, कौन सी सपोर्टिंग डिटेल है, और इसको कैसे आगे लेके चलना है। तो इसमें थीसिस स्टेटमेंट, मेन आइडिया। अब थीसिस स्टेटमेंट जो है आपकी मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ है या मेन आइडिया ऑफ द एसे है। उसको किसके थ्रू आप फर्दर इलाबोरेट करते हो, थ्रू थ्रू सपोर्टिंग डिटेल्स। अब फाइनली उसको क्या करते हो, कंक्लूड करते हो। ये पैराग्राफ की बात हो रही है। जब आपने ऐसे लिखना है तो ऐसे कैसे लिखना है, जब आप लेट के लिए अपेयर हो रहे हैं, आपके पास टाइम भी कम होता है और बेसिकली आपको सारी चीज़ें कवर अप भी करनी होती है, तो उसमें ये चीज़ें डिफिकल्ट होती हैं। तो उसके लिए सिंपल यही है कि पहले आप उसका इंट्रोडक्शन लिखें, उसकी बॉडी या मेन टेक्स्ट जो होती है, सच एज मैं आपको बता देता हूँ कि वो कौन सी है, किस तरीके से डिफाइन करना है, वो लिखनी है। लास्ट में उसको कंक्लूड करना है। ये चीज़ें तीन आपने अपने माइंड में रखनी है कि इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन आपके ऐसे में लाजमी होने चाहिए। अदरवाइज आपका ऐसे जो है इनकम्प्लीट है। और पैराग्राफ और ऐसे का मैंने आपको डिफरेंस बता दिया है। ऐसे जो है एटलीस्ट मिनिमम 2 to 3 पैराग्राफ का होता है, और पैराग्राफ कंप्लीट सेंटेंसेस एटलीस्ट 3 to 4 होने चाहिए। ज्यादा हो सकते हैं लेकिन इससे कम नहीं हो सकते। हाँ, कंक्लूजन लिखना है, लास्ट में कंक्लूडिंग पैराग्राफ है, तो वो बेसिकली अगर 2 to 3 सेंटेंस या समटाइम्स वन सेंटेंस में भी हम लिख लेते हैं, क्योंकि वर्ड लिमिट 200 की है, तो वो काफी होता है, दैट इज इनफ। सो लेट्स मूव ऑन टू द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फॉर ऐसे राइटिंग। अब लेट के लिए कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं? सबसे पहले करप्शन एंड इट्स काजेस। ये मोस्टली रिपीटेड मतलब टॉपिक है, इस पे आ सकता है। वाटर क्राइसिस या वाटर स्केर्सिटी, बात एक ही, उस पे आ सकता है। ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट पे आ सकता है। ह्यूमन राइट्स का आजकल बड़ा चला हुआ है, तो उस पे आ सकता है। पॉवर्टी पे आ सकता है या पॉवर्टी एलिमिनेशन पे आ सकता है। या एक और टॉपिक मेरे जहन में अभी है, ये जो है गुड गवर्नेंस। तो गुड गवर्नेंस पे भी मतलब आ सकता है कि आपको दे दे के ऐसे टाइप करें। साइंस एज अ ब्लेसिंग, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, रोल ऑफ सोशल मीडिया इन एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान एंड प्लांटेशन। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो आपने कीप इन माइंड करने हैं कि मतलब ये ऐसे कि जब आप तैयारी करेंगे तो एटलीस्ट इनमें से देख लेना, आपको पता हो कि इसको कैसे करना है।
अब ऐसे लिखने के लिए सबसे पहले ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी होती है। उसका मकसद ये है कि कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स यू नो, आप जो चीज़ें जानते हैं पहले आप अपने माइंड में कलेक्ट कर लें, फिर उसकी सीरीज बनाएं कि आपने कैसे उसको रीअरेंज करना है। आर्डर आप उसको तरतीब दे दें। मैंने पहला पैराग्राफ इसके बारे में लिखना है, सेकंड इसमें, इसके में थर्ड, इसके में। बेसिकली जैसे आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं ना, आर्ग्यूमेंट में पहला जो इफेक्टिव आर्ग्यूमेंट होता है फर्स्ट पे, सेकंड इफेक्टिव सेकंड पे, थर्ड इफेक्टिव थर्ड पे। तो इस तरीके से आपने सेंटेंस की स्ट्रक्चर बनानी है। प्लस में उसमें यूनिटी का भी ख्याल रखना है, कोहेरेंस का भी ख्याल रखना है कि वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हों, फिर डायरेक्टली सपोर्ट करें या इनडायरेक्टली सपोर्ट करें, बट दे मस्ट सपोर्ट। So let's go to our first essay, which is mentioned as an example in our slides. Corruption एंड इट्स काजेस, मिसाल के तौर पे टॉपिक आ जाती है। तो उसके लिए आप कैसे ऐसे लिखेंगे, मतलब आपने कैसे अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले आप उसको डिफाइन करें। डेफिनेशन इज द बेस्ट वे टू एक्सप्लेन योर आंसर। कोई भी चीज आ जाती है तो उससे पहले मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि उसकी डेफिनेशन लिखें। जब आप डेफिनेशन लिखते हैं तो जो आपका एग्जामिनर होता है उसकी अटेंशन हमेशा इस चीज पे जाती है कि स्टूडेंट को इस बारे में पता है, उसके पास इस चीज में आइडिया है। अगर खुदा न खास्ता आपको डेफिनेशन नहीं आती तो उस टर्म जो है सच एज करप्शन है, तो उसको थोड़ा बहुत इलाबोरेट करके उसको इस तरीके से डील कर लें कि अगले बंदे को पता लग जाए कि आपको इस टॉपिक के ऊपर ग्रिप है। मैं आपको अभी ऐसे जो मैं आपको एज एग्जांपल बता रहा हूँ वो देख लें। करप्शन इज डिफाइंड एज द डिसऑनेस्ट और unethical method used by a person interested with a position or authority for personal benefit। करप्शन क्या है? डिफाइंड एक्ट है, अनएथिकल है, अनएथिकल मेथड के थ्रू आप पर्सनल गेन कहते हो या अपना जो बेनिफिट गेन कहते हो हम उसको करप्शन कहते हैं। करप्शन इंक्लूड्स ब्राइबरी एंड एम्बेलसमेंट। एम्बेलसमेंट का सिंपली मिस यूज ऑफ अथॉरिटी या मिस यूज ऑफ पावर हम कहते हैं। सच अनएथिकल प्रैक्टिस ऑफ करप्शन हैज अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी, इकोनॉमी एंड द स्टेटस ऑफ अ कंट्री। ये बेसिकली आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। सच एज मैंने आपको तीन चीजें बताई थी, इंट्रोडक्शन, बॉडी और नंबर 3 पे कंक्लूजन। अब बॉडी के आप 2-4 पैराग्राफ लिख लें, 2 लिख लें, 1 लिख लें, वर्ड काउंट के हिसाब से एक पैराग्राफ या छोटे 2 पैराग्राफ काफी हैं। अब कहता है करप्शन, ये बॉडी है, जो सेकंड है ये बॉडी है। करप्शन इज इनिशिएटेड बाय द एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट ऑफिसर्स एंड पॉलिटिशियंस, but public also play vital role in the promotion of corruption by paying bribe। अब मैंने आपको बताई थी कि थीसिस स्टेटमेंट। अब बेसिकली हमारे ये जो करप्शन का ऐसे इसकी थीसिस स्टेटमेंट के लें या इस पैराग्राफ पर टॉपिक सेंटेंस के लें तो वो ये वाला है, करप्शन इज इनिशिएटेड बाय द एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट ऑफिसर्स एंड politicians, but public also play vital role in the promotion of corruption by paying bribe। अगर गवर्नमेंट को या किसी ऑफिसर को या ऑफिशियल को हम ब्राइब पे नहीं करेंगे तो वो कहाँ से मतलब करप्शन करेगा। हम भी तो उसमें मतलब एक किस्म के इन्वॉल्व है ना। तो ये करप्शन का मेन काज है। और हमारा टॉपिक क्या है? करप्शन एंड इट्स काजेज is the level of corruption can be observed by bribing traffic police officer for not wearing a helmet, contractor bribe government individual to get the tender of a public or ban private by। तो बेसिकली ये आपको बता रहा है कि आप करप्शन किन कामों में होती है और कौन कहता है। तो सिंपली हमने पहले थीसिस स्टेटमेंट लिखी, टॉपिक सेंटेंस लिखा, उसकी सपोर्ट में हमने क्या किया, level of corruption can be observed by bribing traffic police officer for not wearing a helmet। हम हेलमेट नहीं पहनते लेकिन पुलिस ऑफिसर को हम ब्राइब देने के लिए तैयार होते हैं और वो लेने के लिए तैयार होता है। कॉन्ट्रैक्टर ब्राइब गवर्नमेंट इंडिविजुअल टू गेट देयर टेंडर ऑफ पब्लिक और प्राइवेट बाय। तो उसने कोई टेंडर लेना है, कॉन्ट्रैक्ट लेना है, कोई काम लेना है गवर्नमेंट से, तो वो क्या करता है, गवर्नमेंट को क्या करता है, पैसे पे करता है, ब्राइब देता है, रिश्वत देता है। अब ये कंटिन्यू है। जो थर्ड मतलब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आ गया हूँ।
वो उस अकाउंट से मतलब सॉरी पैराग्राफ से कंटिन्यू है। अब आगे कहते हैं मेजर मेजर काज ऑफ करप्शन इज लेक ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड ग्रीड फॉर मनी। द थर्स्ट ऑफ अर्निंग मोर मनी makes a man walk on the wrong path to get their goals by the way bribe. And the other factor that leads to unethical practice of bribe are no proper check, low salaries, illiteracy, and ill implementation of laws by the state institution। तो इसमें आपको मेन काज शो कर रहा है कि कौन कौन से काज हैं। लो सैलरीज है, नो चेक ओवर द लॉ सॉरी मतलब लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के लिए, क्योंकि वो जो अकाउंटेबिलिटी कहती है वो भी एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के सब स्टैंडर्ड में फॉल करती है, या मतलब उसके फंडामेंटल्स में आ जाती है। इलिटरेसी जिसको हम जहालत कहते हैं, हम खुद उसमें मतलब इन्वॉल्व हो जाते हैं, पैसे देने को तैयार होते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि खवारी नहीं होनी चाहिए। पुलिस वाले को, ट्रैफिक वार्डन को हम 200 देने को तैयार होते हैं, लेकिन हम अपना जो काम लीगली 100 रुपये में हो रहा है हम वो नहीं कराते। क्यों? क्योंकि उसके लिए हमें एफर्ट्स मेड करनी पड़ती है और प्लस में उसका एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। तो इस वजह से ये भी करप्शन का एक मेन काज बन जाता है कि हम खुद उसमें पार्टिसिपेशन कर रहे होते हैं। अब लास्ट में ये कंक्लूड कैसे कर रहे हैं? सो द करप्शन कैन बी एलिमिनेटेड बाय वे ऑफ एजुकेटिंग नेशन। अवाम को तालीम दें, पढ़ाएं, उसको अवेयर करें अबाउट देयर राइट, इम्प्लीकेशन टू द रूल ऑफ लॉ। आपका कोई बंदा पावरफुल है या गरीब है, सबके लिए एक रूल ऑफ लॉ बना लो, एक ही लॉ होगा, सब उसके लिए उसी के अकॉर्डिंगली डील होंगे। अब एक यहाँ पे मुझे एक हदीस याद आ रही है, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि वो कौम तबाह हो गई जिसमें मतलब जो गरीब के लिए एक कानून था और अमीर के लिए दूसरा था। सिंपली इसका मकसद ये है कि मतलब गरीब को सजा दी जाती है, लेकिन अमीर या जो पावरफुल लोग हैं उसको सजा नहीं दी जाती। तो ये चीजें मतलब सोसाइटी को क्या कहती हैं, मैंने मेजर काज ऑफ डिस्ट्रक्शन पहले आपको बता दिया था कि करप्शन हमारी पूरी इकोनॉमी पे और सोसाइटी पे इम्पेक्ट करती है। तो इनडायरेक्टली मतलब इनडायरेक्टली सॉरी कह रहा हूँ, डायरेक्टली इस हदीस का इसी चीज से ताल्लुक है कि आप रूल ऑफ लॉ बनाएं, सबको एक ही लॉ के अकॉर्डिंग डील करें, तो ऑब्वियसली क्या होगा, आपकी करप्शन एलिमिनेट हो सकती है। एंड बाय इंट्रोड्यूसिंग स्ट्रिक्ट अकाउंटेबिलिटी एंड हीनियस पनिशमेंट फॉर दोज who are involved in unethical practice of corruption। और प्लस में स्ट्रिक्ट अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम बनाया जाए। हीनियस पनिशमेंट मतलब एक हैवी किस्म की पनिशमेंट जिसे कहें ना, कैपिटल पनिशमेंट दी जाए करप्शन को रोकने के लिए जो लोग इस अनएथिकल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हैं। तो बेसिकली ये करप्शन पे अगर ऐसे आ जाता है तो ये बेस्ट मतलब आपके लिए रहेगा कि आप इसको देख लें, और अगर याद होता है तो थोड़ा बहुत आप इसको याद भी कर लें। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम ग्लोबल वार्मिंग के। ये लास्ट एग्जांपल है, हमारे 10 मिनट रह गए मीटिंग के। ग्लोबल वार्मिंग पे अगर आपको ऐसे आ जाता है तो आप इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे? मैंने आपको सेम रूल पहले बता दिया था कि अगर आपको डेफिनेशन आती है तो डेफिनेशन लिख लें, अगर डेफिनेशन नहीं आती तो आप उस टर्म को डिफाइन कर लें जिसपे आप कोई चीज लिखना चाह रहे हैं। सच एज ग्लोबल वार्मिंग refers to the gradual rise in overall temperature of the atmosphere of the earth। जो माहौल का सारा टेम्परेचर है अर्थ का वो राइज अप हो जाता है, तो हम बेसिकली उसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अब ये उसकी डेफिनेशन है। अब ये जब ऐसे होगा तो ये ऐसे का इंट्रोडक्शन है। अब देयर आर वेरियस एक्टिविटीज टेकिंग प्लेस विच हैव बीन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ग्रेजुअली, जिसकी वजह से राइज हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग इज मेल्टिंग अवर आइस ग्लेशियर्स रैपिडली which is extremely harmful to the earth as well as humans। It is quite challenging to control global warming, however it is not unmanageable। ये लास्ट में उसको कंक्लूड कर रहा है कि ये चीज़ है, इसके ये इफेक्ट हैं और ये इसका रीज़न है और इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब फाइनल में अब फर्दर जब नेक्स्ट पैराग्राफ में आ जाएंगे तो मैंने ट्रांजिशन का वर्ड यूज़ किया था कंक्लूडिंग सेंटेंस में। मैंने कहा था ट्रांजिशन सेंटेंस वो होता है जो हाउएवर, इन एडिशन टू या फर्दर जो आपकी एलाबोरेशन है उसको डील करता है।
अब कहता है ग्लोबल वार्मिंग हैज बिकम अ ग्रेव प्रॉब्लम विच नीड्स अनडिवाइडेड अटेंशन। अब बेसिकली ये हमारी थीसिस स्टेटमेंट हो गई। ग्लोबल वार्मिंग हैज बिकम अ ग्रेव प्रॉब्लम, जो कि एक बड़ा मसला है, उसको अनडिवाइडेड अटेंशन, प्रॉपर केयर और अटेंशन देनी चाहिए हमें। इट इज नॉट हैपनिंग बिकॉज ऑफ अ सिंगल काज बट सेवरल काजेज, इसके डिफरेंट काजेज हैं जिसकी वजह से ये चीज हो रही है। दीज काजेज आर बोथ नेचुरल एज वेल एज मैन मेड। The natural cause include the release of greenhouse gases which are not able to escape from the earth, causing the temperature to increase, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है। अब इसमें, अब नेक्स्ट स्लाइड पे जब आते हैं तो उसमें मैं आपको बताता हूँ, ये उसी मतलब नेक्स्ट पे जो बैक वाला पैराग्राफ है उससे कंटिन्यू है। उसमें फर्दर उसको एलाबोरेट कर रहा है। एक्सेसिव यूज ऑफ ऑटोमोबाइल्स, प्लेन्स, फाइटर जेट्स एंड फॉसिल फ्यूल्स result in increased level of carbon dioxide and most common reason is deforestation। जो हम प्लांट्स काट देते हैं, हम मतलब जो पेड़ पौधे हैं उसको, उसके लिए प्लांटेशन ड्राइव नहीं चलाते, तो वो चीज़ें क्या कहती हैं, हमारे ग्रीन हाउस इफेक्ट या हमारी ग्लोबल वार्मिंग में नेगेटिव या मतलब एक स्ट्रांग रोल प्ले करती हैं, जिसके वजह से हमारे माहौल का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। अब लास्ट में जो उसने मैंने लिखा हुआ है ये पैराग्राफ, ये कंक्लूडिंग पैराग्राफ है। ग्लोबल वार्मिंग कैन बी स्टॉप्ड थ्रू कोऑपरेटिव एफर्ट बाय द इंडिविजुअल्स एंड द गवर्नमेंट। अब इंडिविजुअल का क्या रोल है, बेसिकली हम क्या करते हैं, हर कोई अपनी गाड़ी पे मतलब कंज्यूम करता है फ्यूल। सचिद एक कार है उस पर एक बंदा जा रहा है, उसी की जगह हम अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हैं तो उसमें एक बस में 50 बंदे सवार हो सकते हैं या 40 बंदे या 20 बंदे सवार हो सकते हैं, तो वो ऑब्वियसली कार्बन की इमिशन लेस करेगी। तो इस वजह से ये चीजें मतलब बेहतर हो सकती हैं। अब गवर्नमेंट का क्या है, गवर्नमेंट का काम है इसको फैसिलिटेट करना, कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाए, रूल्स इम्प्लीमेंट करे, प्लांटेशन ड्राइव करे। अब इसको फर्दर पढ़ते हैं। बाय प्लांटेशन ड्राइव ट्रीज शुड बी प्लांटेड, डिफोरेस्टेशन शुड बी स्टॉप एंड द यूज ऑफ ऑटोमोबाइल टर्बाइन्स इंडस्ट्रीज which run on gasoline or fossil fuel must be limited as they result in emission of greenhouse gases, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह माहौल में ज़्यादा फैल रही है, उस पर कंट्रोल पाया जाए। ये चीज़ें इम्पेक्ट जो कर रही हैं ग्लोबल वार्मिंग को, इसके लिए गवर्नमेंट को और इंडिविजुअल को सबको एफर्ट पुट करनी चाहिए, जिस वजह से क्या होगा कि हम ग्रीन हाउस को इजीली क्या कर पाएंगे, मैनेज कर पाएंगे। So guys, this was total lecture for today about the essay writing